अपना एक छोटा सा विषय ये रहने वाला। हम वकील हैं, समाज में रहते हैं, मैं भी गांव का ही हूँ। तो मेरा काम तो पूरा हो गया, हमने गांव दर्शन कर लिया, गांव के लोगों से मिल लिया, गांव में अंदर आ गया, गुड़ पानी सामने दिख रहा है जो गांव का आहार है, हमारा काम तो हो गया। अब आप लोगों का काम होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं जानता। अभी आप लोग बाद में बताएंगे कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ। शुक्ला जी का वेट किया, बुलाए, तो समझ में बात आई कि नहीं भाई आपका काम। अच्छा, हमारे एक विषय बा है, जैसे कि 3 साल से हम घरे बैठा है, मूल नंबर हमारा है और चेक किसी दूसरे का अलॉट हो गया, नाम है, और कब्जा परिवर्तन हुआ नहीं है, और उसमें हम अपना 5 कमरा निर्माण कर लिए हैं। अगर और दखल भी है, और दखल भी है, अगला भी दखल है अपना मूल नंबर, और हम भी अपने मूल नंबर पे कागज, नाम उसका खाली तो पुराने में हमारा टोटल काम सबका कागज हमारे नाम से 41-45 जो कुछ होता है। तो अभी तक अभी भी कब्जा में हूँ, अभी भी बुआई जोताई घर मकान तो चेक भर कटाए कागज से, खाली कागज से उसका खाली कटा है। चौबे जी का व्यक्तिगत विषय हो गया। ये न्याय केंद्र का विषय है। इस कार्य को हम लोग करते हैं, मंडे टू फ्राइडे वकालत करते हैं, शनिवार को हम यही काम करते हैं। एक स्थान पर बैठते हैं, वहाँ जिनको जो समस्या है पब्लिक की वो आते हैं, उनकी बात सुनते हैं, जो सलाह मेरे पास है वो उनको दे देते हैं, जो नहीं होती है तो उनके लिए हम भी तारीख ले लेते हैं कि भैया लिख लिया, आप कागज़ पत्र दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे, पढ़ करके 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आइएगा अगले संडे सैटरडे को, हम आपको सारी समस्या का समाधान बता देंगे जितना हमारे अंदर है। समझ रहे हैं? ये भी हम न्याय केंद्र चलाते हैं, समझ रहे हैं? ये को विषय है, ये संविधान अवेयरनेस का विषय। आज हम जिस विषय के लिए आए हैं वो न्याय केंद्र का विषय है मुख्य, तो इसके लिए आपको हमारे पास आना पड़ा है। हमें पब्लिक को एजुकेट करना है, इसलिए हम पब्लिक के पास जाएंगे। आपको अपनी समस्या का समाधान चाहिए, वो भी निःशुल्क ही है, आपको पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। आप दरवाजे पर महादेव जी आ गए तो सब देख के चले जाओ, समझ रहे हैं? हाँ, तो अब कार्य को चालू किया जाए। तो ये जो कार्य भी हम प्रारंभ करेंगे ये 3 भागों में रहने वाला है। सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। कम से कम एक संविधान को 10 लाइन में हम दोहरा तो लें आपस में, जो पर्पज़ है हमारा। एक बार आपके मुँह से जैसे बाबा जी ने बताया, थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि हमने संविधान तो नहीं पढ़ी है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है। कोई साथी आए थे, उन्होंने एक बार तो पढ़ा दिया जीवन में, फिर मौका मिलेगा तो आप किताब लेकर आजकल नेट पर उपलब्ध है, नेट पर भी देख सकते हैं सारी बात। और इसके बाद हम कुछ जानकारी देंगे कि संविधान का हमारे लिए क्या जीवन में उपयोग है, हमारा देश और हमारा संविधान क्या संबंध है हम लोगों का, ये विषय रहने वाला है। और लास्ट में हम लोग वंदे मातरम करेंगे। ये अपना छोटा सा विषय है। इसके बाद बैठेंगे, चाय तो पिलाएंगे हम, तो चाय पर बैठेंगे तो डिस्कस ये जब बातें हैं आपस में कर लेंगे व्यक्तिगत। ठीक, परम आदरणीय शोभेदार सिंह जी, आज हमारे इस वयम भारतीय ये अपना संगठन ने प्रारंभ किया है, जिसमें हम संविधान की जानकारी समाज में जाकर के ऐसे ऐसे छोटे ग्रुपों में देते हैं, ताकि हम सब चीज़ जानें, लेकिन जो सबका मूल है उसके बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी रहे। इसी दृष्टि से आज का ये कार्यक्रम है। आज का विषय है हमारा देश और हमारा संविधान। इन्हीं 3 बातों पर हम करेंगे और फिर बाद में आपको कुछ जानकारी लेनी है तो इसके बाद हम आगे बोलेंगे, आप लोग पीछे पीछे दोहराएंगे। पहले संविधान की प्रस्तावना, जैसा कि बाबा जी ने कहा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को राजनैतिक, सामाजिक और
आर्थिक न्याय दिलाने के लिए आर्थिक न्याय दिलाने के लिए विचार विश्वास अभिव्यक्ति धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है। पूरे संविधान का जो 395 अनुच्छेद है, अब तो 450 हो गया है, वो उन सब का मूल यही है। इस संविधान की प्रस्तावना को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। बाबा जी ने बहुत बढ़िया सब विषय दे दिया कि इसी संविधान की प्रस्तावना को अगर हम ठीक से समझ जाएं तो हम पूरे संविधान को थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें प्राप्त हो जाए। और इसको जानने की आवश्यकता क्यों है, तो जरा आप समझिए इसकी आवश्यकता क्यों है। इसलिए आवश्यकता है जब आप कोई मुकदमा फाइल करते हैं तो किसी न किसी एक्ट में फाइल करते हैं, किसी न किसी कानून के अंतर्गत फाइल करते हैं। और जब मुकदमा फाइल करते हैं तो उस कानून के अंतर्गत दो वकील बहस करते हैं और जज उसका इंटरप्रिटेशन करके एक निर्णय देते हैं। तो जब जो जज निर्णय देता है वो उसका जो अर्थ निकालता है, वकीलों की भाषा का या एक्ट की भाषा का, वो संविधान के अनुसार निकालता है। जो संविधान में बातें हैं ये संविधान सम्मत दोनों पार्टियां कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो वो संविधान का जो लिखा हुआ है उसके अंतर्गत हम वो इंटरप्रिटेशन करते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जब जज को भी इंटरप्रिटेशन नहीं आता तब क्या करते हैं, तो वो संविधान से लेते हैं कि संविधान में ऐसी बात है क्या जो कि खिलाफ तो नहीं जा रहा है, जो हम निर्णय देने जा रहे हैं वो संविधान के अंतर्गत है कि नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब संविधान की बातें कोई चैलेंज होती हैं, जैसे अभी नागरिकता अधिनियम में देखिए कितना बवाल हुआ था, अभी तलाक के बारे में हुआ था, तो जब संविधान के अंदर कोई इंटरप्रिटेशन होता है तो संविधान के अंतर्गत जज अपने पुराने आगे पीछे सारी बातों को देखते हुए सारी चीजों का अवलोकन करता है, और उसमें भी जब कोई अर्थ नहीं पाता रास्ता तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज क्या करते हैं, तो जो संविधान की प्रस्तावना है उससे वो टार्च बेरर का काम करता है, वो संविधान उससे लेते हैं कि अल्टीमेट तो हम जिस उद्देश्य से संविधान का निर्माण किया है उस उद्देश्य को तो कहीं नहीं हम डैमेज कर रहे हैं, उस उद्देश्य की रक्षा हम कर रहे हैं क्या। तो इसलिए वो ये जो हमने अभी पढ़ा है इसी 10 लाइनों से वो इंटरप्रेट करता है। तो ये इतना महत्वपूर्ण है। अब जब हम इस प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला शब्द है हम। स्वाभाविक है संविधान हम सबने तो नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया है वो हमारे प्रतिनिधि थे। जब भी बनाया तो जिन प्रतिनिधियों ने बनाया उन्होंने ये नाम नहीं लिखा है कि इस संविधान को संविधान सभा बनाती है, इस संविधान को अम्बेडकर साहब बनाते हैं, इस संविधान को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाते हैं। उन्होंने क्या लिखा है, हम भारत के लोग। अगर बीच की लाइनें काट दें तो आता है कि हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत करते हैं। इसका मतलब इस संविधान का असली निर्माता कौन है, हम हैं। इस संविधान का असली निर्माता कौन है, या ऐसे कह लीजिए कि इस संविधान का स्रोत कौन सा है, कौन है, तो भारत के लोग। तो ये संविधान किसका है, हमारा है। तो पहले तो हमें आज ये जानकारी होनी चाहिए
ये संविधान, हमारे देश का जो संविधान है, ये किसका संविधान है? हमारा है। और इसके मालिक कौन है? हम हैं। इसमें छोटा बड़ा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कोई अर्थ नहीं, ये सबका है, भारत के लोगों का है। तो भारत के लोगों का अगर संविधान है तो हम भी उसमें से एक हैं। उस संविधान के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। चाय पी लेते आपको? नहीं, अभी समझ रहे हैं, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि संविधान की जानकारी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हमारे बारे में, हमारे पास 1 बीघा खेत है, उसके चारों कोण ठीक हो, उसमें घास न हो, बीज बोए तो पैदा हो और बढ़िया बढ़िया बाल निकले, इसकी चिंता है कि नहीं है? और जिस संविधान को आपने बनाया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है, उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ऐसे कल्पना कीजिए कि एक मकान आपके पिताजी ने बनाया, ये आपने मकान बनाया, आपके 3rd जनरेशन जो आएगी उसका क्या काम होगा? इस मकान को देखना, इस मकान को साफ सुथरा करना, इसमें जो कमियां हो इसको रिपेयर करना और अप टू डेट बना करके रखना। आपका उद्देश्य आज बनाने का तो यही है, यही है ना? हमारी जो आगे वाली पीढ़ी होगी, जब मैं नहीं रहूंगा तब भी वो इसको संभाल करके रखेगी। तो जिस परिस्थितियों में आपने इस मकान को बनाया है, पास पड़ोस से समझौता करके, पास पड़ोस को डिस्टर्ब करके, पास पड़ोस से लग झड़क करके, होता नहीं है, एक हाथ छोड़ दीजिए, एक हाथ ले लीजिए। तो इस कल्पना के साथ ही तो आप बनाए हैं। इसी प्रकार से इस संविधान का निर्माण हमारे पूर्वजों ने इसी कल्पना के साथ बनाया है कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन होगी इसको पढ़ेगी, समझेगी और समय परिस्थिति काल के अनुसार जो परिवर्तन होगा वो पॉजिटिव परिवर्तन होगा। मतलब जैसे मकान का कंस्ट्रक्शन रिपेयर होगा तो कुछ टूटेगा, कुछ फूटेगा, धराशायी नहीं होगा। तो वो धराशायी ना हो, ये हमारा दायित्व है कि नहीं है? जैसे मकान के प्रति है वैसे उस संविधान के प्रति भी हमारा। तो वो बड़ी चीज है, उसको जानकारी रखनी चाहिए, नहीं? ये आपका अपना मूल विषय है। हमारा दायित्व है, हमारा देश है, हमारे देश का संविधान है और वो ये है। एक बेसिक जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं आप सबसे एक आग्रह जरूर करूंगा, हमें जानकारी नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सबकी किताबों में प्रस्तावना होती है, नहीं है नेट पर उपलब्ध है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। कम से कम अपने बच्चों से कह देना चाहिए कि भैया ये 10 लाइन याद करके मुझे सुनाओ। गीत सुनाता है, प्रार्थना सुनाता है, भजन सुनाता है, ये भी उसका एक पार्ट हो सकता है। एक भूत तो हमारे पास है। जैसे आज आप लोगों को आश्चर्य होगा ना, उनसे सब छोटे हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 4 लाइन जो पूरी तो पढ़ी थी, हम समय परिस्थिति के हिसाब से, उम्र के हिसाब से भूल गए। तो जितना है उतना सुन करके आपको कितना अच्छा लगा। अगर यही चीज आपसे ये सुनते कितना अच्छा लगता, और खुशी मिलती, कितनी खुशी मिलती। तो हम इस खुशी को निराशा में ना बदलें, ये हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें संविधान के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ये हमारा है। कल्पना कीजिए, ये हमारा है। ये संविधान कितना बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये जानकारी थी किसी को? कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं। नहीं सर, सही बात है। विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान है सबसे बड़ा। और जो व्यवस्था हमारे संविधान में दिया गया है वो दुनिया के कई संविधानों को पढ़ करके हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने उसमें डाला है। हमारे वेद पुराणों को पढ़ करके उसमें डाला है। अब कल्पना कीजिए, लोग कहते हैं ना हिंदू 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 शोर मचाते रहते हैं, संविधान में भी हिंदू है। संविधान के अंतर्गत 22 अध्याय हैं।
और 22 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में अपने आदर्शों का चित्र है। महाभारत का चित्र है, अर्जुन का रथ चलाते हुए भगवान कृष्ण का, राम दरबार का चित्र है, उसमें गौतम बुद्ध का है, महावीर का है, अकबर का भी, जैन धर्म का है। हमारी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसका प्रत्येक बेसिक चीज आपके उन 22 अध्याय में मिल जाएगी। इसकी जानकारी हमें क्या होनी चाहिए ना? अभी एक विषय आया है पंथ निरपेक्ष। हाँ, देश पंथ निरपेक्ष है, हम अपने धर्म का पालन करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसा है। ये जो हमने पढ़ा तो मूल संविधान है। 26 बरस बाद 2 शब्द संविधान में जोड़ दिया गया। 27 वर्ष बाद क्या जोड़ दिया गया? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। कल्पना कीजिए, जब एकता की बात उसमें है तो अखंडता शब्द लिखने की आवश्यकता थी क्या? धर्म के बगैर कोई समाज का कोई प्राणी रह सकता है क्या? पंथ निरपेक्ष शब्द अगर लिखा हुआ है तो किसी समाज के लिए अलग कानून चाहिए क्या? पंथ निरपेक्ष में राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। जब राज्य का कोई पंथ नहीं होगा तो किसी पंथ विशेष, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग से कानून होना चाहिए क्या विशेष में? ईसाइयों के लिए अलग से कानून होना चाहिए क्या? ये सब जानकारी जब हम रखेंगे तो हम थोड़ा सा जिस मूवमेंट में है इसमें और एक्टिव होंगे। गाँव में जानकारियाँ नहीं हैं, सिर्फ वकीलों तक सीमित रह गई हैं, सिर्फ जजों तक सीमित रह गई हैं। जब पब्लिक के पास ये जानकारी होगी तब उसका सही रिजल्ट सामने आएगा। अगर कोई पंथ कहे हमें इस पंथ के आधार पे कानून चाहिए, चाहिए क्या? इसी प्रकार से ये संविधान हमारा है, ये देश हमारा है, इस संविधान का निर्माण हमने किया है, तो इसकी जानकारी सामान्यतः हमारे पास होनी चाहिए। इस संविधान में नागरिकता के संबंध में कानून है। अभी नागरिकता का देख रहे हैं कितना हल्ला हुआ देश में। नागरिकता के विषय पर जब केंद्र सरकार का अधिकार है कि कौन नागरिक इस देश का होगा, कौन नहीं होगा, किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे, तो किसी एक के लिए तो नहीं है, तो पूरे देश के लिए है। किसी एक पंथ के लोग अगर शोर मचा रहे हैं तो उचित है क्या? और उचित नहीं है तो इस पर हमारी भी कुछ विचार है क्या? हमने विचार व्यक्त किया क्या? अगर नहीं विचार व्यक्त किया, हमारे संविधान की अवहेलना हो रही है, हमने गलत किया? सही सही कैसे किया? संविधान आपका है, आपके अनुसार संविधान पर जो रास्ते पर नहीं चल रहा है उसका विरोध आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? भैया संविधान हमारा भी है, तुम्हारा भी है। तुम भी संविधान के हिसाब से चलो, हम भी संविधान के हिसाब से चलेंगे। जो संविधान, भाई घर में एक कानून बना है परिवार को चलने के लिए, बड़ा है छोटा है, सुबह प्रणाम करना है, बड़ा आदमी खा लेगा, बुढ़ा पहले खा लेगा, बच्चा पहले खा लेगा, जवान थोड़ा सा आगे पीछे, एक नियम बनता है ना घर में। भोजन कम है तो पहले बीमार वाला खा लेगा, स्वस्थ वाला थोड़ा 2 घंटा प्लेट खाए, ऐसा होता ही नहीं होता है। घर में थोड़ा सा दूध है, बीमार वाले को दूध बिस्किट दे दो, हम लोग थोड़ा सा रोटी दाल से ही काम चला लेंगे। तो ये कानून बना है ना, यही अपना संविधान है। तो जिस संविधान को सबने स्वीकार किया है उस संविधान की जानकारी हमें रहना चाहिए, और जो संविधान का उल्लंघन करता है उसकी खिलाफत करनी चाहिए, और जो संविधान का सपोर्ट कर सम्मान कर रहा है उसका सपोर्ट करना चाहिए। एक कॉमन लॉ, ये हम अपने दायित्वों से परिचित हों, ये मेरा छोटा सा विषय है। संविधान हो गया। अब संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार से संविधान के कार्यों को आप बांट सकते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम है कार्य को करना,
कैसे कार्य को करना, विधायिका ने जो कानून बनाया है उसके अनुसार काम करना। जिनको हम संसद में चुनकर भेजते हैं, जिनको हम विधानसभा में चुनकर भेजते हैं, उनका काम चापाकल गड़वाना ये काम नहीं है। उनका मूल काम है कानून बनाना। ये तो सरकार का तंत्र है, चापाकल आएगी तो कभी उनको ही गड़ेगी तो उनको नहीं गड़ेगी, यही होगी कहीं कहीं गड़ेगी, वो कोरम पूरा होना ही है। ये आपस में हम लोगों का स्वार्थ है कि वहां से चला तो हमारे जेब में आ जाए, इसलिए बीच में हम लोग छीना झपटी करके सब काम करते हैं। ये विधायक का काम नहीं है। विधायक का काम है विधि को बनाना। लोकसभा के सदस्य का काम है कि कानून को संसद में बनाना। और कौन सा कानून बनाना? जो पब्लिक के, पूरे देश का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो दो चीजों की शपथ लेता है, एक तो संविधान की रक्षा के लिए और दूसरा पब्लिक कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए। उसका दो ही काम है। तो जो कानून बनेगा वो लोक कल्याण के लिए बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो हमारा काम क्या है कि जिसको हमने सांसद चुना इसने जाकर कितना लोक कल्याण का काम किया, क्योंकि जो कानून बनाएगा वो फिर हमारे ही पर लागू होगा ना। इसमें इससे कितना सहयोग दिया, ये है बेसिक थॉट। क्योंकि ये संविधान हमारा है। ये जो सांसद है, जो विधायक है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो राष्ट्रपति जी हैं, जो कलेक्टर है, डीएम है, एसडीएम है, ये सब किसके लिए हैं? ये सब हमारे लिए हैं। ये हमारे बनाए गए संविधान में उल्लिखित दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, ये ड्यूटी कर रहे हैं। एक्चुअली ही दे आर द सर्वेंट। आपकी वो नौकर हैं। इन नौकरों ने अगर अपना अपना काम नहीं किया, आप किसी को काम कराते हैं 300 रुपये, अगर दिन में ठीक से काम नहीं किया तो 300 देने में दिक्कत होती है ना। 300 रुपये मजूरी है, 500 है, 300 सबसे लेबर क्लास की मजूरी के लिए अगर अपने काम में थोड़ा सा ढिलाई करता है, बेचारा सांस ले लिया तो हम चढ़ बैठते हैं कि 250 के लेने, यार तुमने काम ठीक से नहीं, जितना काम तो उतना नहीं किया। हमने इतना बड़ा दायित्व दिया है इनको उस काम को करने के लिए कि जाओ विधानसभा में कानून बनाओ, लोकसभा में कानून बनाओ, देश के कल्याण के लिए कानून बनाओ। इनके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये सबसे बड़े धनी यही है। ये विषय को हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये जो हमारे लिए जो बनाए गए हैं, ये हमारे लिए ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? संविधान के अंतर्गत 2 अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, जो मौलिक कर्तव्य है, वो हमारे लिए है कि हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है, ठीक। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार के लिए हैं, राज्य के लिए हैं कि ये जब शासन जब चलाएंगे तो शासन चलाते समय किन मानदंडों का प्रयोग करेंगे। कोई आदर्श तो होना चाहिए ना। आपको अधिकार दे दिया तो समटाइम्स क्या होता है, एक आदमी के पास जितनी क्षमता है, लेकिन एक आदर्श बने हुए हैं प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के अनुसार उसको सरकार चलाना है, उस प्रिंसिपल के अनुसार उसको कानून बनाना है। अब हम आते हैं इसी प्रिंसिपल में, जो सरकार का नीति निर्देशक तत्व है, सरकार अपनी नीतियां बनाते समय किन बातों का ध्यान रखेगा, ये अध्याय 4 में है। इसको भी हमें पढ़ना चाहिए। ये जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो सरकार की स्कीमें हैं, ये हमारे इस दायित्व का निर्वहन कर रही है। जैसे अभी जनधन खाता वाला विषय आया, ये संविधान में कहाँ लिखा है? आप निर्देशों पढ़ेंगे तो उसमें है लोक कल्याण के लिए आपको काम करना है। तो जो सरकार आती है अपने अपने हिसाब से लोक कल्याण का काम करती है। किसी का हिट कर जाता है, फिट बैठ जाता है, किसी का फ्लॉप हो जाता है। इतनी सी बात है, करते सब हैं।
तो किसने उस पॉलिसी को अपनाया, किसने उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, पब्लिक में कौन इफेक्टिव काम कर पाया, स्वाभाविक है उसके प्रति हमारी संवेदना बन जाती है, उसकी तरफ हमारा झुकाव हो जाता है। कानून तो बहुत बने हैं, नीतियाँ बहुत बने हैं, लेकिन हमें प्रभावित कौन किया? आज के डेट में आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई भी सरकार का आदमी अगर कुछ गड़बड़ करता है कि सामान्य से व्यक्ति जाता है और अधिकारी को चढ़ बैठता है? इतनी अवेयरनेस कभी थी? तो इस जानकारी को अभी बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। जैसे अब व्यवहारिक रूप में आते हैं, गांव का लेखपाल और ब्लॉक का सेक्रेटरी, आपके गांव का जो सेक्रेटरी है वो सचिव है, वो एग्जैक्ट नौकर है, उसका काम है वो आपके गांव में आए, बैठे और जो भी गांव की समस्या है बैठे बैठे वहीं सुलझाए और करे। अपने पास ना बुलाए, वो ब्लॉक पर ना बुलाए, जिले में नहीं बुलाए। लेखपाल का काम है कि किसी की मृत्यु हो गई तो उसके घर जाए, जा करके उसकी एंट्री करे, जो भी आवश्यक चीज़ उसको बताए, भाई ये पेपर दे दो, काम हो। पब्लिक को कहीं नहीं आना, क्योंकि वो आपके नौकर हैं। देखिए ऐसी स्थिति है क्या? ऐसी स्थिति है क्या? 5-5 साल बीत जाते हैं, लेखपाल और सेक्रेटरी का नाम तक लोग नहीं जानते, और आता भी है तो प्रधान के यहाँ से आकर के वो सीधे चले जाता है, सारी डीलिंग वहीं से हो जाती है। तो ये जानकारी आपको जब पता होगा, ये संविधान हमने बनाया है, संविधान का मालिक मैं हूँ, इतने बड़े स्टेट का मालिक, अगर राजा को नौकर कहे कि मैं आपको एक गिलास पानी नहीं दूंगा, राजा को नौकर कहे कि आपके गाय को मैं भूसा नहीं डालूंगा, राजा को नौकर कहे कि हम आपका खेत नहीं जोतेंगे, तो क्या आप उसको रखेंगे? तो क्या ये ऐसी नहीं हो सकती? आप 5 लोग 10 लोग एक विचार के, भाई यार बात तो सही है, हम कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेखपाल को बोलिए कि आप हफ्ते में एक दिन हमारे घर यहाँ आके गाँव में बैठिए, जिसकी जो समस्या होगी उसको सुलझाइए। एक दिन में नहीं होगा, दूसरे हफ्ते होगा, जो आप जाते हो किराया भाड़ा लगा करके, समय नष्ट करके, वो तो बचेगा। गाँव में 500 लोग रहते हैं, 100 का काम है, 50 लोगों का काम है, 50 लोग मोटरसाइकिल से जाएं और आएँ, सड़क की ट्रैफिक बचाएं, एक्सीडेंट हो जाए उससे बचें, भूखे प्यासे तड़पे। एक आदमी यहाँ का, उसका काम है यहाँ का, यही काम सेक्रेटरी का है। ये विषय भी आप लोग जरा सोचिए। और जैसे संविधान ने ग्राम सभा की व्यवस्था नहीं थी, ग्राम पंचायत की, 73वां संविधान संशोधन हुआ, 20 तत्व में लिखा है ग्राम स्वराज्य की स्थापना करना, लेकिन 15-20 साल तक किसी को जुड़ नहीं रहेगा। और जब ये विषय हुआ, ग्राम पंचायत का गठन हुआ, ग्राम पंचायत का चुनाव होने लगा। अब ग्राम पंचायत में कल्पना कीजिए, यहाँ कोई प्रधान तो नहीं है, हाँ? अब समझिए, नहीं हमें तो कहना है, तो होते तो मैं बता देता। आप कल्पना कीजिए, ये नेसेसरी है कि 6 महीने से ज़्यादा जो बैठक है ग्राम सभा की, जनरल बॉडी की बैठक होनी चाहिए, और 1/10 जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, ग्राम सभा जो ग्राम सभा के वोटर हैं, एक कम से कम उपस्थिति 1/10 लोगों की होनी चाहिए। अगर 500 लोग हैं, 500 लोग हैं गांव में, 500 वोट है, 10% कितना हुआ? 50। कभी 50 लोग एक साथ बैठे क्या? 6-6 महीने के अंतराल पर बैठे क्या? अगर नहीं बैठे तो अपने आप में उस प्रधान को डिमोलिश करने का सबसे बड़ा आधार है। इसका कोई यूज करता है क्या? किसी ने चाय पिला दिया, किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने भेज दिया 500, किसी यहाँ चापाकल नलकूप आ गया। की बात छोड़िए, माने 15 वार्ड हैं तो कम से कम 15 वार्ड के सदस्य, ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी, लेखपाल, ये सब बैठक करें, तो एक भी बैठक नहीं होती है। 5 बाबू में आ रहा हूँ, समझ गए? ग्राम सभा में कितने प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जानकारी किसी को? एक प्रधान को कितने प्रकार का कार्य अपेक्षित है कि एक ग्राम सभा में कितना प्रकार का कार्य होना चाहिए?
ग्राम पंचायत एक्ट में 29 कार्य लिखा हुआ है। अभी आप लोग ज़्यादा क्या जानते हो? राशन कार्ड बन गया, आवास मिल गया, नाली बन गई, चक्रोट बन गया, और कुछ काम बचा है? 2-3 काम बताइए। हैंड पाइप मिल गया, हैंड पाइप हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया। ये 29 प्रकार के कार्य हैं। उन 29 मद में वित्त आयोग पैसा देता है। आप कल्पना कीजिए, ग्राम पंचायत का चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। एक तुलना कीजिए, कानून में, संविधान में लिखा है कि अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो जितना जल्दी हो सके चुनाव करवाना चाहिए, और तब तक उसका जो कार्यवाहक है उपराष्ट्रपति बना रहे। मैं तुलना कर रहा हूं ग्राम सभा से उपराष्ट्रपति के चुनाव से। लेकिन अगर ग्राम सभा के उपसभापति का कार्य हो जाए, रिक्त हो जाए स्थान, तो 6 महीने के अंदर उसको करना ही पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट है? उसको हम लेट कर सकते हैं, इसको लेट। ये स्थानीय स्वशासन है। जो ग्राम पंचायत की व्यवस्था बनी थी उसमें कई समितियां ने काम किया था। अशोक मेहता समिति ने काम किया था। बलवंतराव मेहता ने, बाबूजी जानते होंगे, उनके टाइम के थे, बलवंतराव मेहता समिति ने काम किया था। सिंधुवीमल समिति ने काम किया था। कितने प्रयास के बाद इसको संवैधानिक दर्जा मिला, और ये इतना है कि सारे कार्य का इम्प्लीमेंटेशन यही होगा ना, पब्लिक के लिए होगा ना। संविधान हमारा है, देश हमारा है, तो हमारे पास ही होगा ना। तो इसके लिए एक सजगता आप लोगों को होनी चाहिए। हमारा सिर्फ इतना विषय है कि संविधान के बारे में कुछ बेसिक चीज, पंचायत राज एक्ट के बारे में। अभी ग्राम न्यायालय का विषय आ गया। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 में पारित हो गया है संसद से, और ग्राम न्यायालय का काम है कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट यहाँ जितने केस पढ़ते हैं, वो मजिस्ट्रेट गांव में जाकर के मोबाइल कोर्ट लेकर के और वहीं छोटी मोटी बातों को सुने, समझे और वहां निर्णय दे। कितना बड़ा काम हो जाएगा। हमारे यहाँ ग्राम न्यायालय है क्या? होना चाहिए क्या? होना चाहिए। जो हमारे विधायक एमपी उनके पास जाना चाहिए क्या? 10 लोगों को कहना चाहिए क्या, यार क्या तुम हैंडपंप और रोड के चक्कर में हम लोगों को चक्रोड के चक्कर मरवा रहे हो, ये दो। किसी न किसी का मुकदमा होगा कहीं ना कहीं, कोई न कोई समस्या सबके पास होगी। अगर वो मजिस्ट्रेट यहाँ अकेला आता 4 लोगों को स्टाफ लेकर के और यहाँ गांव में सुनता तो सबका खर्च बचता नहीं बचता। डोर स्टेप आपके दरवाजे पर न्याय मिलेगा। भाई सरकार तो यही कर सकती है ना। हमें भी जानकारी अपनी दाल रोटी के साथ साथ समाज के बारे में जानकारी अपनी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करता हूँ। बहुत सारी बातें, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि संविधान की प्रस्तावना आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। एक ही राइट्स है हर नागरिक का, जिसको सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट डील करता है। ये तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन आपके किसी अधिकार का अगर हनन हो रहा है, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो। हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। अभी एक कानून पास हुआ है, जानकारी है आपको? अभी 18 तारीख को। अक्सर क्या होता था, मुकदमे में लोग जाते थे, स्टे लेते, एक पार्टी को स्टे मिल जाता था, एक पार्टी को स्टे मिल जाता था तो एक पार्टी हो जाती थी जिसके फेवर में था, तो मुद्दा 10 साल 15 साल 20 साल चलते रहता था। अभी सुप्रीम कोर्ट में अभी 18 तारीख को एक निर्णय दिया है कि ये निर्णय तो 2017 में आ गया था, लेकिन उसका फिर क्लैरिफिकेशन डाल दिया गया, तो अभी 18 में है कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट का जज अगर स्टे ऑर्डर दे दिया है किसी मामले में,
वो स्टे 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाए। अब आप मुकदमा डालने जाएंगे, ये कठिनाई आएगी। कितना बड़ा काम हुआ। कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार से, ये बताइए 4 करोड़ मुकदमे, 3.5 लाख करोड़ मुकदमे देश भर में पेंडिंग है, तो कैसे काम चलेगा। तो आप कुछ मैकेनिज्म निकालिए। सरकार ने जो समिति बनाई, इस सरकार ने, उसने क्या कहा कि भाई जो 1 करोड़ से ज़्यादा 1.5 करोड़ के आसपास जो मुकदमे हैं वो सिर्फ कोर्ट के स्टे के कारण है। क्योंकि एक बार स्टे हो गया, फाइल अंदर चली गई, एक पार्टी चाहती नहीं, जो अकेले एक पार्टी की बेचारी क्या करे, छटपटा करके रह जाती, 2 बरस 4 बरस शांत बैठ जाती। तब सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया कि अगर इतना बड़ा, हमारे ही कारण इतनी बड़ी पेंडेंसी है, भाई इससे क्यों जाता है आदमी। घर बना लेंगे हमारे जमीन में, साहब स्टे दे दिया कोर्ट ने, उसका निराकरण तो 2-4 महीने हो जाना चाहिए ना। 10 बरस चलेगा, 2 पूछ चलेगी। ऐसे ऐसे मुकदमे हैं जिसमें 3-4, 2-3 पीढ़ियां मर गई, स्टे है, तो ऑटोमेटिक वो स्टे खत्म हो गया। और दोबारा अगर उस जज को स्टे देना है तो उसको कारण बताना पड़ेगा। सुमोटो नहीं कहेगा स्टे कंटिन्यू, ये नहीं कर सकता। तो आप लोग भी अवेयरनेस हो जाए, जिसका स्टे हो सकता है आपका वकील अभी नहीं जानते हो, जिसका आपके पास ऑर्डर नहीं आया हो, जिसके पक्ष विपक्ष में हो, मैं नहीं जानता, लेकिन सारे स्टे खत्म हो गए पूरे देश भर, एक ऑर्डर ने पूरे देश भर का स्टे खत्म। तो मेरा आग्रह यह है कि संविधान से संबंधित आजकल नेट पर बहुत सारी जानकारियां हैं, इसको आप लोग पढ़िए, समझिए, और पंचायत राज एक्ट के बारे में और ग्राम न्यायालय के बारे में, जैसे जो चकबंदी वगैरह का जो स्टे हुआ है, सब खत्म। चकबंदी के बारे में थोड़ा मैं डाउट नहीं कि उसमें डालेंगे नहीं, कि सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज और हाई कोर्ट तक का तो मुझे जानकारी है। नीचे का अभी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि उसमें आता है कि नहीं आता, क्योंकि पूर्णतः सिविल न्यायालय नहीं, सेमी जुडिशियल है। इससे 2-3 गाँव हमारा वो देखना पड़ेगा, अभी एग्जैक्ट मैं उसके बारे में क्लियर नहीं है। तो ये है सभी। आप सबसे एक ही निवेदन है कि संविधान जो मूल कानून का स्रोत है उसको और संविधान को जब सब लोग जानेंगे तो आपसी भाईचारा और एकता का भी उसमें संदेश है। उसमें लिखा है कि इस संविधान का निर्माण हम किस लिए कर रहे हैं, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इस संविधान का निर्माण कर रहे हैं। तो बंधुत्व भाव तभी बढ़ेगा जब सब ऊंची जानेंगे बेसिक चीज। व्यक्ति की गरिमा तभी होगी जब जानेंगे यार एक व्यक्ति की जो हमारी गरिमा है वो इसकी भी गरिमा है। जब हमें अपनी ही गरिमा नहीं पता है कि हमारा इतना बड़ा संविधान है, ये संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की बैठक में तैयार हुआ है, इतना समय लगा है इसमें। 395 अनुच्छेद, अभी तो 450 के आसपास अनुच्छेद है, अभी 12 अनुसूचियां हैं, पहले 8 अनुसूचियां थी, सब में विधिवत लिखा हुआ है। तो अभी ग्रामीण स्तर पर मेरा इतना कहना कितना आप लोगों के काम का होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना ही अगर कहिए कि ये हमारा है। जिस प्रकार से हम अपनी छोटी मोटी बातों के बारे में जानकारी करना चाहते हैं, एक दूसरा चकबंदी में कहीं चला गया तो अंगोपांग हम अध्ययन कर देते हैं कि उस कोने में 1 धूर 1 डिसमिल 1 इंच किसका गया किसका आया। इतना बड़ा संविधान हमारा पड़ा हुआ है, इतना बड़ा एसेट्स आपके पास है, उसकी कुछ तो जानकारी हमारे पास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। अभी हम सब खड़े होंगे, वंदे मातरम करेंगे और इसके बाद फिर जो बातचीत होगी आइए।